हेलो दोस्तों, बीपीएससी पोस्टमार्टम पीवाईक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने कौन कौन से किस किस ईयर के पीवाईक्यू कर लिए हैं हिस्ट्री के 71, 70 के दो पेपर एंड 69। आज हम करेंगे 68th का पोस्टमार्टम। ओके, तैयार हैं सब लोग? देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये देखिए, फिर से ये रिपीट किया है। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार अपनाए गए थे। आपके ऑप्शन है साइमन कमीशन के भारत आगमन, दूसरा ऑप्शन है बंगाल विभाजन, होम रूल आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ, ये भी याद रखना है कि इस वर्ष 72 में ये पांचों ऑप्शन आपको मिलेंगे। पांचों ऑप्शन आपको मिलेंगे, जो आप छोड़ेंगे भी तब भी आपको ई ऑप्शन में बबल भरना होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? ऑप्शन है आपके साइमन कमीशन के भारत आगमन, बंगाल विभाजन, होम रूल आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन 1905। गवर्नर कौन थे? करजन। करजन करजन के बाद कौन थे? मिंटो। मिंटो के बाद कौन है? हार्डिंग। हार्डिंग के बाद कौन है? चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड के बाद कमेंट। कमेंट में लिख के बताइए चेम्सफोर्ड के बाद कौन है। देखते हैं इसका एक्सप्लेन। बंगाल विभाजन पहली बार इसका प्रपोजल 1903 में आता है, ठीक है। यह किसके दिमाग की उपज थी? विलियम बर्ड। ये कई बार पूछा गया है, विलियम बर्ड, ठीक है। बंगाल विभाजन के जो किसके दिमाग की उपज थी? विलियम बर्ड के, ठीक है। आधिकारिक घोषणा कब होती है? 20 जुलाई 1905। ये डेट आपको बिल्कुल रट लेनी है, 20 जुलाई 1905 को इसकी आधिकारिक घोषणा होती है, ठीक है। इसमें ये सब दो हिस्से में बटेगा। कैसे? बंगाल, पश्चिम बंगाल बटेगा और पूर्वी बंगाल बटेगा। पश्चिम बंगाल हिंदू मेजॉरिटी होगी, बिहार और उड़ीसा। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी होगी, ढाका राजधानी बनेगी इसकी, ओके। 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। इसी के संदर्भ में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है कलकत्ता के टाउन हॉल से, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू कर दिया जाता है और उसी दिन शोक दिवस मनाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर रक्षाबंधन राखी बांधते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं, ठीक है। सूर्यनाथ बनर्जी बंगाल विभाजन के बारे में बोलते हैं, विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा। विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा, किसका कथन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। बंगाल विभाजन को दबाने के लिए कार्लाइल सर्कुलर, ठीक है, 22 अक्टूबर 1905 को ब्रिटिश सरकार इंट्रोड्यूस करती है और प्रांतों के सभी डीएम को यह आदेश देती है कि सरकारी सहायता प्राप्त सभी स्कूलों और कॉलेजों के प्राचार्य को सख्त हिदायत दी जाए कि उनके विद्यार्थी इस आंदोलन में शामिल ना हो। किस आंदोलन में? स्वदेशी शामिल ना हो, नहीं तो उनकी सहायता बंद कर दी जाएगी। इट मीन्स उनकी जो इकोनॉमिक सहायता थी वो बंद कर दी जाएगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कई बार पेपर में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में। कार्लाइल सर्कुलर 22 अक्टूबर 1905 किससे संबंधित है? बंगाल विभाजन से, ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा, आधिकारिक घोषणा कब होती है? 20 जुलाई 1905, ठीक है। लागू कब होता है? 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है। 1901 में कौन सी बुक? कई बार आपको बता चुका हूं, ये भी कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है। देखते हैं इसका एक्सप्लेन नहीं दिया है क्योंकि कई बार मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं राज्य जन आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, स्वराज आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपरयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा प्रजामंडल आंदोलन। दोस्तों, प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है। देखते हैं एक्सप्लेन इसका। प्रजामंडल आंदोलन 1920 के दशक में असहयोग आंदोलन और गांधी के विचारों से प्रेरित होकर रियासतों की जनता में भी चेतना जागी। शुरुआत में मैसूर, हैदराबाद, बड़ौदा, काठियावाड़ और राजस्थान की रियासतों में स्थानीय स्तर पर जनसंगठन बने, ठीक है। 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस AISPC की स्थापना की गई, जिसमें कौन कौन थे? बलवंत राय मेहता थे, मणिलाल कोठारी थे, जीजी अभ्यंकर शामिल थे, ठीक है। बाद में पंडित
जवाहरलाल नेहरू भी इसमें शामिल हो जाते हैं। इसकी मांगे क्या थी? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, ठीक है, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना, सामंती शोषण का विरोध करना और भारत में विलय, किसका विलय? रियासतों का, ठीक है। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। स्क्रीन समिति कब आती है? 1925 में, ठीक है। पंडित मोतीलाल नेहरू किस लिए आती है? थल सेना के भारतीयकरण के लिए। दूसरा फैक्ट, नागपुर झंडा सत्याग्रह कब होता है? 1923 में। तारकेश्वर सत्याग्रह कब होता है? 1924 में। इसके नेता कौन है? स्वामी विश्वानंद, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें जरूर टिक मारिएगा एग्जाम में, सही नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन है, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। बिल्कुल सही कह रहा है, ये खींच लिया था। दूसरा कथन कह रहा है, गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में दिया था। ठीक है, सही कह रहा है। तीसरा कथन कह रहा है, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। यह कथन में डाउट है। ये दोनों बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी। देखते हैं, 10 मार्च 1922 में गिरफ्तारी होती है गांधी जी की। इसमें क्या लिखा हुआ है? वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, यहाँ पे 10 मार्च 1922 को गिरफ्तारी होती है गांधी जी की। ये याद रखना है अगर रिपीट कर जाए क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। ये पत्रिकाएं मैंने ऊपर 2 बार लिख के बताई हैं, पूरी की पूरी लिस्ट दी है। एक बार जाके विजिट करके देखिएगा क्या क्या मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, कितना एक्सप्लेन किया हुआ है। सब एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल क्लियर कट आपको एक नोट्स प्रोवाइड करा दिया है मैंने ऊपर। ठीक है, देखते हैं, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? ऑप्शन है द कॉमरेड, अल हिलाल, जमींदार, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद की पत्रिका कौन सी है? अल हिलाल, अल बिलाग। अल हिलाल, अल बिलाग। ये आपको सन सहित मैंने बताया था। अल हिलाल कब है? 1912। ये कब है? 1915। ठीक है, देखते हैं। हाँ, कुछ और समाचार पत्र और पुस्तकें देख लेते हैं और उनके संपादक देख लेते हैं। ठीक है, युगांतर पत्र बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त जी का है। संध्या किसका है? ब्रह्म बांधव उपाध्याय। यही आपको विकल्प में मिलेगा, ब्रह्म बांधव उपाध्याय। अगर विकल्प में मुक्ताचरण भी है तो इसको टिक मारिएगा। ठीक है, वंदे मातरम मैडम कामा जी का भी है और अरविंद घोष जी का भी है। जमींदार सिराजुद्दीन का है। भारत माता अजीत सिंह। पथेरदावी, ये इंपॉर्टेंट है, पथेरदावी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का है। बम मैनुअल PL बापट पूछा गया है कई बार। बंदी जीवन बहुत बार पूछा गया है। सचिननाथ सन्याल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, NCERT से पूछा गया है, क्लास 10th की। देखते हैं, कथन पढ़ते हैं पहले। इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके। दूसरा ऑप्शन, भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। तीसरा ऑप्शन, ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके। चौथा ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ए बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, बी बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, सी करेक्ट नहीं है। ये याद रखना है आपको। ठीक है, यह NCERT क्लास 10th चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? क्या करेंगे? टिक मारेंगे नहीं में, नहीं है। पढ़ते हैं पहला कथन, आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया। दूसरा कथन, मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया। तीसरा, हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। आपके ऑप्शंस हैं 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको पता है आंदोलन में केवल उच्च जातियों नहीं, निम्न जातियां भी थीं, किसान भी थे,
महिलाएं भी थीं। ठीक है, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको पता ही हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया था, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया था और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तो एक और दो, ये याद रखना है आपको। ठीक है, हाँ, ये इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं जरा सा। असहयोग आंदोलन, बेसिक सी जानकारी देख लेते हैं, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। असहयोग आंदोलन कब शुरू होता है? 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट होता है। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इसकी पुष्टि होती है। आपको नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष बताना है, आईएनसी के कौन थे उस समय, कमेंट में लिख के देखते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया था? गांधी जी ने स्वयं लिखा था इसका। नारा 1 वर्ष में स्वराज, ये कई बार पूछा गया है। 1 वर्ष में स्वराज किस आंदोलन से संबंधित है? तो आपको बताना पड़ेगा यह असहयोग आंदोलन से संबंधित नारा है। ठीक है, रचनात्मक कार्यक्रमों की सूची एक दी गई थी। पहला, सभी वयस्कों को कांग्रेस का सदस्य बनाना, 300 सदस्यों की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन करना, भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन करना, स्वदेशी मुख्यतः हाथ की कताई बुनाई को प्रोत्साहन, यथासंभव हिंदी का प्रयोग। ये कथन और कारक में पूछ लेता है, 2-3 बार पढ़ेंगे, चीजें बनी रहेंगी दिमाग में। और नकारात्मक, ये कई बार पूछा भी गया है। सरकारी उपाधियों और प्रशस्ति पत्रों को लौटाना, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, विदेशी कपड़ों आदि का बहिष्कार करना, सरकारी उत्सवों, समारोहों का बहिष्कार करना, अवैतनिक पदों से तथा स्थानीय निकायों के नामांकित पदों से त्यागपत्र। ठीक है, ये चीजें आपको एक एक 2-2 बार पढ़ लेनी है, अपने दिमाग में बैठा लेनी है। इससे कथन कारक के सवाल बने भी हैं, इससे आने की आशंका है। देखते हैं कुछ फैक्ट। कांग्रेस की इन नीतियों के परिवर्तन के विरोध में एनी बेसेंट, जिन्ना, बिपिन चंद्रपाल, सर नारायण चंद्रवाकर और शंकर नायर ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। ठीक है, कांग्रेस को छोड़ दिया था कौन कौन? एनी बेसेंट, जिन्ना, बिपिन चंद्रपाल, शंकर नारायण चंद्रवाकर और शंकर नायर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन है? पहली बुझा रहा है क्वेश्चन। देखते हैं ऑप्शन, झुमरू सिंह, यदुनंदन शर्मा, बाबा रामचंद्र, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बाबा रामचंद्र। देखते हैं इसका एक्सप्लेन। बाबा रामचंद्र के बारे में देख लेते हैं। इनका वास्तविक नाम क्या था? श्रीधर बलवंत जोधपुरकर। श्रीधर बलवंत जोधपुरकर। यही आपसे पूछ ले कि बाबा रामचंद्र का वास्तविक नाम क्या है? श्रीधर बलवंत जोधपुरकर। फिजी से ये 1909 के आसपास भारत लौटते हैं। गांधी जी कब लौटते हैं? साउथ अफ्रीका से। पूर्णतः साउथ अफ्रीका से गांधी कब लौटते हैं? कमेंट में लिख के बताइएगा, मेमोराइज करते रहिए चीजें। ठीक है, 17 अक्टूबर 1920 को अवध किसान सभा की स्थापना करते हैं। अवध किसान सभा की मुख्य मांगे क्या थी? लगान में कमी, बेगारी का खात्मा और दमनकारी जमींदारों का बहिष्कार। एक आंदोलन को देख लेते हैं हल्का सा। नवंबर 1921 में 1922, हाँ, एका आंदोलन नवंबर 1921 से 1922 तक चला। इसका क्षेत्र क्या था? हरदोई, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी और उन्नाव, मुख्यतः यूपी। मदारी पासी के नेतृत्व में, वास्तविक रणनीतिकार थे मदारी पासी। और इसकी कमान फिर बाद में संभालते हैं सहदेव। ये याद रखना है आपको, मदारी पासी तो पूछा ही गया है। इसकी बाद में कमान कौन संभालता है? सहदेव। एका नाम ही क्यों पड़ा? क्योंकि एकता की ये लोग शपथ लेते थे। एक अपने क्षेत्र में गड्ढा खोदते थे, उसमें पानी डालते थे, उसको ये लोग गंगा के प्रतीक के रूप में शपथ लेते थे इसकी एकता की। ठीक है, प्रारंभ में अहिंसात्मक, फिर बाद में यह हिंसात्मक हो जाता है। तब कांग्रेस के प्रमुख नेता इससे स्वयं को अलग कर लेते हैं, फिर इसका अंग्रेज दमन कर देते हैं। कब? 1922 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई? बाबू जगजीवन राम, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑल इंडिया हरिजन संघ 1932, आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। देखते हैं एक्सप्लेन। ऑल इंडिया हरिजन संघ कब स्थापना होती है? 30 सितंबर 1932।
पहले नाम क्या था? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। इसका नाम बदल के क्या रखा गया 1932 में? ऑल इंडिया हरिजन संघ। ये कई बार पूछा गया है किसका नाम था। प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? घनश्याम दास बिरला। इसके अध्यक्ष ऑल इंडिया हरिजन संघ के। सचिव कौन होते हैं? अमृतलाल ठक्कर। ठीक है, देखते हैं सांप्रदायिक पंचाट और पूना समझौता। सांप्रदायिक पंचाट और पूना समझौता कब होता है? 1932 में। इसी समय सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा मैकडोनाल्ड 16 अगस्त 1932 को करते हैं। इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि इसे दलित वर्गों पर लागू कर दिया गया था, जिसके विरोध में उस समय गांधी जी जेल में रहते हैं। कौन सी जेल में? यरवदा जेल में। सबने अवज्ञा आंदोलन का समय रहता है और गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया जाता है। ठीक है, उसके इसी के विरोध में, सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में गांधी जी आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। कहाँ? जेल में ही। और मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास के प्रयत्नों से गांधी जी के उपवास के 5 दिन बाद 24 सितंबर 1932, ये डेट आपको रट लेनी है, 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता होता है। इस समझौते में क्या होता है? विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए 71 से बढ़ाकर 148 सीटें आरक्षित की जाती हैं दलित वर्ग के लिए। ठीक है, कहाँ? प्रांतीय विधानमंडलों में। ये याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें आरक्षित की जाती हैं। ओके, देखते हैं स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं श्री कृष्ण सिंह, रामलाल साह, बंकिम चंद्र मित्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। इनको क्या कहते हैं? बिहार केसरी। बिहार केसरी। ओके, फरवरी 1923 में, फरवरी 1923 में स्वराज दल की स्थापना करते हैं। कहाँ? बिहार में। आपको कमेंट में लिख के बताना है कि बिहार विभूति किसे बोलते थे? बिहार विभूति उपनाम किसका है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? हाथी कर, विकास कर, मलबा कर, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपको निगेटिव मार्किंग की ओर ले जाएंगे अगर ज्यादा दिमाग आपने लगाया। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? पहला ऑप्शन है आपका भारत की आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? ये अभी 69वीं में भी पूछा गया है। इसका आंसर बतख मियां है, पता ही होगा आपको। देखते हैं नेक्स्ट। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। राजकुमार शुक्ल कौन थे? ये निमंत्रण देते हैं चंपारण में। किसको निमंत्रण देते हैं? गांधी जी को, कि वो यहाँ आए और सरकार में हमारी मांगे रखें। देखते हैं स्वामी विद्यानंद के बारे में। स्वामी विद्यानंद विभूति भूषण प्रसाद चौधरी इनका नाम था। क्या नाम था? विभूति भूषण प्रसाद चौधरी। किसान समाचार पत्र ये निकालते हैं, किसान समाचार पत्र स्वामी विद्यानंद का है। यह साप्ताहिक होता है। आंदोलन कहाँ कहाँ? दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया के क्षेत्र में। बिहार विभूति किस नेता का नाम है? अभी मैंने पूछ लिया है आपसे, कमेंट में लिख के आपको बताना है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शंस हैं तक्षशिला, चोल, अनर्थ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका भी आंसर हो जाएगा नन ऑफ एबव। गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध, समानता मगध का ही क्षेत्र था। अगर मगध होता ऑप्शन में तो मगध लगा सकते थे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? प्रायः 12,000 वर्ष पूर्व, प्रायः 6,000 वर्ष पूर्व, प्रायः 9,000 वर्ष पूर्व, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका भी आंसर यही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लोहे का प्रयोग संभवतः 3,000 ईस्वी पूर्व शुरू हो जाता है
अभी कुछ शोध भी आए हैं जो लगभग 4000-5000 ईस्वी पूर्व भी बता रहे हैं, लेकिन इसमें शोध जारी है, पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? कनिष्क ने की थी, रुद्रदामन ने की थी, हर्ष ने की थी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन। यह अपने पैसे से मरम्मत कराया था। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन भी दिया हुआ है। ठीक है, ये आयरन एज स्टार्टिंग 3000 वर्ष पूर्व आपको बताया मैंने। प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? यूपी के अतरंजी, खेड़ा, मल्हार और हल्लूर। हल्लूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है, यहाँ से मिलता है। कनिष्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 78 ईस्वी पूर्व सिंहासन रूढ़ होता है। शक संवत चलाता है। शक संवत 78 ईस्वी पूर्व। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ होती है? कुंडलवन कश्मीर में। किसके समय? कनिष्क के समय, आपको बता चुका हूँ। और बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में टूटता है। महायान में टूटता है, याद रखना है आपको। फर्स्ट राजधानी इसकी, कनिष्क की 2 राजधानियां थी, एक पेशावर थी, फर्स्ट पुरुषपुर जिसे कहा जाता है, और दूसरी कौन थी? मथुरा थी। कश्मीर को जीतकर एक कनिष्कपुर नगर की स्थापना करता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके दरबार में कौन कौन विद्वान थे? वसुमित्र थे, अश्वघोष थे, नागार्जुन थे, चरक थे। महायान शाखा का प्रचार प्रसार होता है इसके दरबार में। इंडो ग्रीक ने, कुछ फैक्ट अलग से देख लेते हैं। इंडो ग्रीक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। कौन चलाए थे? हिंद यवन शासक। नियमित रूप से प्रचलन में लाने का श्रेय किसका? सोने के सिक्कों का कुषाणों को जाता है। बिम कटफिशेस के सिक्कों में शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृति मिलती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृति किस कुषाण शासक के सिक्कों पर मिलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा विम कटफिशेस। दूसरा फैक्ट, हुविस्क के सिक्कों पर शिव की आकृति, स्कंद की आकृति, विष्णु की आकृति और उमा की आकृति, संकर्षण और वासुदेव का अंकन भी मिलता है। कुषाणों के पोर्ट्स देख लेते हैं। बंदरगाह बारबैरिकम सिंधु के मुहाने पर, आरिकामेडु पूर्वी तट पर, बेरीगाजा जिसे भड़ौच भी बोलते हैं, कहाँ है? गुजरात। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? काल पूछ रहा है कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? आपके ऑप्शंस हैं गुप्त काल, राष्ट्रकूट कला, मौर्य कला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा गुप्त कला। आपको 71वीं वाली में मैंने इसके प्रमुख मंदिर बताए थे, पूरी एक लिस्ट दी थी, जाके एक बार रिवाइज करिएगा कौन कौन से मंदिर थे, कौन कौन ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर थे, कौन जबलपुर में है, तिगवा कहाँ मंदिर है, तिगवा देखिएगा एक बार। देखते हैं इस सम फैक्ट्स ऑफ गुप्ताज। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त संवत चलाने का श्रेय किसे जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को 319 से 320। शक संवत कब है? 78 ईस्वी। यूपीएससी में एक बार इसका अंतर पूछा था कि गुप्त संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है, तो 241 वर्षों का। समुद्रगुप्त 350 से 375 ईस्वी तक शासन करता है। प्रयाग प्रशस्ति है, इसका दरबारी कवि हरिशेठ स्थापित करवाता है प्रयाग प्रशस्ति। आर्यव्रत अभियान किसका? समुद्रगुप्त का 9 शासकों को पराजित करता है। आर्यव्रत मतलब उत्तर के 9 शासकों को पराजित करता है। दक्षिणापथ नीति 12 शासकों को पराजित करता है। ये 12 शासकों को एक बार गूगल में डाल के देखिए कौन कौन से 12 शासक हैं। इनका मिलान के लिए यह सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन पूछता है, या फिर मैं ही दे दूंगा किसी क्वेश्चन में, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। और दक्षिणापथ नीति में क्या इंट्रोड्यूस करता है? ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह की नीति। ग्रहण क्या है? शत्रु पर अधिकार करना। मोक्ष क्या है? शत्रु को मुक्त करना। अनुग्रह क्या है? राज्य लौटाकर शत्रु पर दया करना। कुछ और ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीजीटी में पूछा गया है, जीडीसी में, जीआईसी में, बीपीएससी में, सब जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लंका नरेश मेघवर्मन ने गया में मठ बनाने की अनुमति मांगी थी किससे? किस शासक? समुद्रगुप्त से। भारत का नेपोलियन कौन कहता है? विंसेंट स्मिथ इसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? कुछ युद्ध दिए हैं और वो किनके किनके बीच हुआ है वही छांटना है आपको, कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसमें पूछा गया है, नहीं किया गया है। पहला ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच होता है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान नहीं, मराठा नहीं। कब होता है? 1556 में।
अकबर की ओर से बैरम खान नेतृत्व करता है और किसके बीच, हेमू के बीच। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? राजस्व अधिकारी थे ये, गांव के लेखाकार थे, गांव के सरपंच थे, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बीपीएससी ने दिया है क्या, गांव के सरपंच, लेकिन कई किताबों में गांव के लेखाकार भी मिलते हैं। ओके, बीपीएससी ने गांव के सरपंच दिया है तो अगली बार आए तो गांव के सरपंच ही लगाइएगा। देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे तालीकोटा कुछ प्रमुख युद्ध दिए गए हैं। तालीकोटा का युद्ध कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, जिसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। कब हुआ है? 23 जनवरी 1565 में। विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिवराव। और दक्षिणी सल्तनतें थीं कौन कौन सी? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर। इसमें बरार शामिल नहीं हुआ था, बरार शामिल नहीं हुआ था, ये याद रखना है आपको। कौन नहीं शामिल हुआ? बरार। कौन कौन थी? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर। प्रत्यक्ष युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? सेविल। इसकी कौन सी बुक है? ए फॉरगेटन अंपायर। मुगल शासक का क्रम कई बार पूछा है, ये इजी क्वेश्चन है लेकिन कई बार कंफ्यूजन में स्टूडेंट गलत कर देते हैं। पहले के शासक 6, ये तो आपको याद ही होंगे, मुजबानी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अब लास्ट में आते हैं। बीजेएफ आपको याद रखना है। बीजेएफ का मतलब बहादुर शाह, जहांदार शाह और फर्रुखसियर। माँ MAA माँ, M से मोहम्मद शाह रंगीला, A से अहमद शाह, A से आलमगीर द्वितीय। बीजेएफ माँ साहब, S से शाह आलम द्वितीय, A से अकबर द्वितीय और B से आपको पता है रंगून निर्वासित कर दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा, बहादुर शाह जफर। ओके, देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत का सैन्य वर्गीकरण। ये कई बार एग्जाम में पूछा है। सरखेल, सरखेल के बाद सिपह सालार, सिपह सालार के बाद अमीर, अमीर के बाद मलिक, मलिक के बाद खान और खान के बाद सबसे ऊपर सुल्तान। सरखेल के पास 10 घुड़सवार, फिर 1 1 2 2 0 बढ़ाते जाइए। सिपह सालार, सिपह सालार के पास 10 सरखेल, 10 सरखेल का मतलब कितने हो गए? 100 घुड़सवार। ऐसे ऐसे करके बनाते जाइए। इसको आप रट लीजिएगा। ये क्रोनोलॉजी पूछता है, ऊपर से नीचे के क्रम में, नीचे से ऊपर के क्रम में। इधर से पूछेगा तो खान, मलिक, अमीर, सिपह सालार और सरखेल। याद रखिएगा सरखेल सबसे नीचे है, खान सबसे ऊपर है। हस्म एक कल्ब, हस्म एक कल्ब वर्ड किसके लिए प्रयुक्त होता है? केंद्रीय सेना के लिए। हस्म ए अतरफ प्रांतीय सेना के लिए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है? तबकात ए अकबरी, ऊपर मैंने लिस्ट दी है, कुछ याद आ रहा है किसकी बुक है? इसका आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद। गुलबदन बेगम ने क्या लिखा है? बाबर नामा। कौन सी भाषा में है? तुर्की भाषा में है। देखते हैं। कुछ उत्तराधिकार के युद्ध दिए गए हैं। कौन से उत्तराधिकार? मुगल उत्तराधिकार, मुगल उत्तराधिकार। ओके, बहादुरपुर का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खजुआ का युद्ध और देवराई का युद्ध। इसका क्रोनोलॉजी पूछता है, कौन सा कब हुआ, किसके बाद कौन सा आया। आपको ये याद रखना है, बध साख दे, बध साख दे। 2-3 बार अपने हाथों से लिखेंगे, मेमोराइज करेंगे तो ये चीज़ें अपने आप माइंड में चलती रहेंगी और याद हो जाएंगी। चलते चलते बोल दीजिए 2-3 बार, बध साख दे। बहादुरपुर का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खजुआ का युद्ध और देवराई का युद्ध। ओके, ये सब औरंगजेब और दारा के बीच हुए युद्ध है। ओके, मुगलकालीन उच्च अधिकारी को क्या क्या बोला जाता था, क्या क्या काम था, किस किस विभाग में थे, ये है पूछा जाता है। मुशर्रिफ लेखाधिकारी था, मुस्तौफी लेखा परीक्षक था। कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, मुशर्रिफ को आप लेखा परीक्षक लगाएंगे और मुस्तौफी को लेखाधिकारी। आपको सही टिक लगाना पड़ेगा। लेखा अधिकारी, मुशर्रिफ क्या है? लेखा अधिकारी। मुस्तौफी क्या है? लेखा परीक्षक। आमिल क्या है? परगने का वित्त अधिकारी। हरकारा जासूस, हरकारा गुप्तचर होते थे, संदेशवाहक। वाकिया नवीस समाचार लेखक, दरबार में जो भी दिनचर्या का पूरा न्यूज़पेपर
कौन लिखवाता था? वकिया नवीस। मीर बहर जल सेना का प्रधान होता था। और ऐसा ही है एक मीर ए बर, पर वन में पाया जाता है ना बर, तो वन वन प्रधान होता था, ये वन प्रधान होता था। मीर बहर जल सेना का प्रधान। मीर आतिश शाही तोप खाने का प्रधान। आतिशबाजी से तोप खाना याद कर लीजिए। तोप खाना क्या करता है? आतिशबाजी। मीर आतिश। मुसुद्दी कई बार पूछा गया है। मुसुद्दी क्या है? यह बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल करता था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है हरिहर, बुक्का, कृष्णदेवराय, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। अमुक्त माल्यद, तुरंत याद आना चाहिए। अमुक्त माल्यद क्या थी? तेलुगु रचना इसकी, तेलुगु रचना थी इसकी। देख लेते हैं कृष्णदेव राय के बारे में। 1509 से 1529 तक ये शासन करता है। यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण करता है। तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्यद राजनीति पर था। संस्कृत ग्रंथ जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणय, ये आपको याद रखना है। तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्यद था। संस्कृत ग्रंथ जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणय। अपनी उदारता के कारण यह अभिनव भोज कहलाता था। अष्टदिग्गज मतलब 8 महान तेलुगु कवि, बीपीएससी में पूछा गया है। अष्टदिग्गज का मतलब क्या है? 8 महान तेलुगु कवि किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के। पेडन्ना इनमें प्रमुख थे, जिनकी रचना है मनुचरितम और स्वरोचित संभव। स्वरोचित संभव। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? सोसाइटी ऑफ जीसस, आयरिश क्रिश्चियन ब्रदर्स, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी, सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल। इसका देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है। हाँ, 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना पटना के बिशप बीजे सुल्विन व मदर एम जोसेफिन द्वारा बिहार में महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का फर्स्ट विश्वविद्यालय बनता है। पटना महिला महाविद्यालय। ओके, इसकी क्रोनोलॉजी पूछ लेता है। सीबीएम मतलब कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी। ईयर सेम है 1857, लेकिन मंथ अलग अलग है, जनवरी, जुलाई और सितंबर। सीबीएम से याद रखिएगा इसका। देख लेते हैं कुछ यूनिवर्सिटी और उनकी स्थापना कब कब हुई है। पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना 1882 में, रिपन थे वायसराय। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887, मैसूर यूनिवर्सिटी 1916, पटना विश्वविद्यालय 1917, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920, लखनऊ विश्वविद्यालय 1921, विश्व भारती विश्वविद्यालय 1921 असहयोग आंदोलन के दौरान। डीयू की स्थापना 1923। बीएचयू की तो आपको पता ही है 1916। पहला भाषण गांधी जी का उद्घाटन भाषण होता है यहीं पे बीएचयू में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? आपके ऑप्शंस हैं एपी मून, एवी अलेक्जेंडर, सिरिल रेडक्लिफ, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सिरिल रेडक्लिफ। देखते हैं, नहीं है इसका एक्सप्लेन कुछ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? लॉर्ड कॉर्नवालिस, हाल्ट मैकेंजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सब बताया मैंने। स्थायी बंदोबस्त 71वीं वाली में पूरा एक्सप्लेन किया है, वही काम आ रहा है यहाँ। स्थायी बंदोबस्त और महालवारी, रैयतवारी, ये तीनों बंदोबस्त के जितने भी फैक्ट बन सकते थे मैंने ऊपर 71वीं वाली हिस्ट्री की पीवाईक्यू सीरीज में बताया है। इसका आंसर हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी। स्थायी बंदोबस्त 1793। कौन था? कॉर्नवालिस। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया? पहला ऑप्शन है आपका खेड़ा जिले में नाडियाड गुजरात, पवनार महाराष्ट्र, पुनपरा वायलार केरल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1940 विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां? पवनार महाराष्ट्र।
ठीक है, देख लेते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट होता है? 17 अक्टूबर 1940। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, सेकंड सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरे आपके बीपीएससी में पूछा गया था ब्रह्मदत्त। अभी क्या पता आगे वाले पेपर में आए। ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही का क्या नाम है? ब्रह्मदत्त। क्रिप्स मिशन के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी। क्रिप्स मिशन भारत कब आता है? 23 मार्च 1942 में। शर्तें क्या थी? कुछ शर्तें रखी गई थी। डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, एक संविधान निर्मात्री परिषद निर्माण किया जाएगा, प्रांतों की विकल्पीय स्थिति होगी, अपना अलग से संविधान बना सकते हैं अगर उन्हें भारत संघ में नहीं जुड़ना तो, कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा और ब्रिटिशों के पास रक्षा मंत्रालय होगा। ये मांगे अस्वीकार कर दी जाती हैं। कांग्रेस एंड लीग दोनों ने इनकी मांगों को अस्वीकार, इनकी शर्तों को अस्वीकार कर देते हैं और 11 अप्रैल 1942 को यह वापस भेज दिया जाता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1918 में मोनफोर्ड सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर, चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया। क्या गठन किया? देखते हैं ऑप्शन। भारत सेवक समाज, स्वराज पार्टी, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। देखते हैं इसका एक्सप्लेन। हाँ, इसका विवाद क्या था ये देख लेते हैं। 1918 में चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा होती है, जिसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना होता है। ठीक है, कांग्रेस का क्या रुख था कि तिलक और अन्य गर्म दल के नेताओं ने इसे असंतोषजनक और निराशाजनक बताया। वहीं उदारवादी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ सहयोग की नीति चाहते थे। तभी ये विवाद उत्पन्न होता है और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री और जयकर व सीवाई चिंतामणि जैसे उदारवादी नेताओं ने 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। ये फैक्ट है, ये कहानी थी इस क्वेश्चन की। ओके, 2-3 बार पढ़ेंगे, 2-3 बार अपने हाथों से लिखेंगे। बस ये रिक्वेस्ट है कि अपने हाथों से लिखते चलिए, पेन पेपर लेकर ही बैठिए। अपने हाथों से जो भी फैक्ट हैं एक बार लिख लीजिए, सुबह उठकर एक बार रिवाइज कर लीजिए। सब एग्जाम हॉल में आपकी आंखों के सामने होगा। ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैं ये नहीं बोलता कि कन्फ्यूजन ही नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। 50-50 पे रहेगा मामला, तो आप लोग अटेम्प्ट करिएगा क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? कैबिनेट मिशन के बारे में 17वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आया था। पूरा कैबिनेट मिशन मैंने वहीं पे डिस्क्राइब कर दिया था। देखते हैं। पहला कथन है, यह एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए था। दूसरा कथन, सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए था। पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यूरो पर काम करने के लिए था। आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, केवल 3, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, क्योंकि आपको पता है राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए नहीं था, सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था को तैयार करने के लिए ये आया था। और पाकिस्तान का तो कैबिनेट मिशन में जिक्र ही नहीं किया गया। पूर्ण रूप पेड़ खारिज। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? आपके ऑप्शंस हैं शेर खान, बैरम खान, बहादुर शाह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी, जिसे शेर खान के नाम से भी जाना जाता है। इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद। फरीद, इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद। देखते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। कई बार क्वेश्चन बनता है शेरशाह सूरी के बारे में। 1540-45 तक शासन करता है। शेर खान नाम था और बचपन का नाम फरीद था। चंदेरी के युद्ध में मुगलों की ओर से लड़ा था ये, अगर कथन कारक में कभी पूछ ले तो। 1544 में मारवाड़ मालदेव पर आक्रमण करता है। मारवाड़ में जैनता और कुंपा ने अफगानी सेना को पराजित किया था। शेरशाह राजपूतों के शौर्य से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। 1545 में इसकी लास्ट अभियान होता है इसका कालिंजर। कालिंजर पर अंतिम अभियान होता है। कालिंजर का शासक कौन रहता है? कीरत सिंह। कीरत सिंह। यहाँ पे कालिंजर के किले पे ये तोपखाने का एक गोला फट जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। कब?
1545 में। देखते हैं, तारीख शेरशाही किसने लिखी है? अब्बास खां शेरवानी ने। प्रशासन में 4 विभाग थे, दीवाने वजारत, दीवाने आरिज, दीवाने रसालत और दीवाने इंसाफ। दीवाने वजारत किससे संबंधित था? राजस्व विभाग से। दीवाने आरिज किससे संबंधित था? सैन्य विभाग से। दीवाने अर्ज भी किसी ने चलाया था क्या? दीवाने अर्ज, ये आपको बताना है कमेंट करके। 4 बार तो मैं ही बता दिया हूँ इसको। दीवाने रसालत किससे संबंधित था? विदेश विभाग से। और दीवाने इंसा, इंसा से आपको याद आना चाहिए पत्राचार, पत्राचार विभाग से। देखते हैं, शेरशाह सूरी का संपूर्ण साम्राज्य 47 सरकारों में विभाजित था। भूमाप के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग करवाया गया था और जरीब की भी शुरुआत की गई थी। किसके लिए? भूमाप के लिए। 23 टकसालें थी। इसने चांदी का रुपया 180 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया था। देखते हैं नोट में क्या लिखा है भाई। शेरशाह के ही काल में जायसी ने पद्मावत लिखी थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत किसके काल में लिखी थी? शेरशाह के काल में। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम। कई बार मिलान में पूछ लिया है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा, सिकंदरा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिपीटेड, 3 बार तो रिपीट हो ही चुका है ये। विक्रमशिला और आपका नालंदा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट में लिख के बताइएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स डेविड शिप्टन, सर ह्यूग डो, सर मॉरिस गार्नियर हैलेट, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सर जेम्स डेविड शिफ्टन। देखते हैं इसका एक्सप्लेन। शिफ्टन फर्स्ट राज्यपाल 1936 में बनते हैं। सेकंड कौन है? हैलेट। अगर पूछ ले आपसे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर या राज्यपाल कौन है? जयराम दास दौलत राम। ये आपको रट लेना है, जयराम दास और दौलत राम। बिहार विधानसभा के फर्स्ट अध्यक्ष कौन है? राम दयालु सिंह, राम दयालु सिंह। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आज यहीं तक है फ्रेंड्स। अब हमने कर लिया है 68, 69, 70, 70 एंड 71, लगभग 120 प्रश्न। और तथ्य कितने हो गए होंगे? लगभग 1000 प्लस तथ्य आपके सामने हो गए होंगे एक्सप्लेन। 70 के 2 पेपर और 71 के, ये तीनों रट के जाइएगा एग्जाम हॉल में। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद एंड सत्यमेव जयते। ख्याल रखिए अपना।